हेलो, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चैप्टर का समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्द एवं उनकी अवधारणाएँ। ठीक है? इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इसे ऐसे हम लोग समझेंगे कि हर टॉपिक के साथ में आपको परिभाषा मिलेगी प्लस आसान उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है? आराम से हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे इसको, मन लगा कर के। ठीक? तो सबसे पहले हम लोग इसमें आ जाती है हेडलाइन हमारी समाज। क्या आ जाती है? समाज। अब समाज को हम लोग क्या बोलेंगे? समाज केवल लोगों की भीड़ को नहीं कहते। जब लोग आपस में संबंध बनाकर नियमों और परंपराओं के साथ रहते हैं तो उसे हम समाज कहते हैं। मतलब समाज केवल जैसे लोगों की भीड़ खड़ी हो गई तो उसको हम लोग समाज नहीं कहेंगे। जब लोग आपस में संबंध बनाकर चलेंगे, नियमों का पालन करेंगे, परंपराओं के साथ रहेंगे तो उसे हम लोग समाज कहेंगे। एक उदाहरण इसके लिए है, उसको हम समझ लेते हैं। एक गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है? जैसे गांव में रहते हैं तो सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनके बीच परिवार, पड़ोसी, शिक्षक, दुकानदार आदि के संबंध होते हैं। इसलिए गांव एक सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण है। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को याद रखना है, एक सिंपल फंडा है, हमने इस पे लिख दिया है, देखते हैं। समाज बराबर क्या होता है? लोग होंगे, आपसी संबंध होंगे, नियम होंगे, तब सामाजिक जीवन बनेगा। सामाजिक जीवन को मिला करके तब बनता है समाज। आप लोग समझ गए? आप समझ लेते हैं हम लोग सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या होता है? सामाजिक समूह क्या होता है? यानी कि सोशल ग्रुप। तो जब दो या दो से अधिक लोग किसी सामाजिक संबंध के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक? अब इसको हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। उदाहरण में जैसे आया परिवार, दोस्त का समूह, कक्षा के विद्यार्थी या क्रिकेट टीम। जैसे परिवार हो गया, ये भी एक समूह है। दोस्तों का एक समूह हो गया। कक्षा में विद्यार्थी जो बैठते हैं वो भी एक समूह हो गया। क्रिकेट की टीम वो भी एक समूह ही होती है। अच्छा, सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? सामाजिक समूह 2 प्रकार के होते हैं। सामाजिक समूह 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? कौन-कौन से होते हैं? सामाजिक समूह 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक समूह होता है, एक द्वितीयक समूह होता है। प्राथमिक समूह में क्या होता है? जहाँ लोगों के बीच व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध होते हैं, उसे हम प्राथमिक समूह कहते हैं। इसके उदाहरण में हम लोग समझेंगे कि परिवार, करीबी दोस्त, ये हो गया प्राथमिक समूह। द्वितीयक समूह में जहाँ संबंध किसी विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं और आम तौर पर ज़्यादा औपचारिक होते हैं, उसे हम द्वितीयक समूह कहते हैं। ठीक? उदाहरण के लिए स्कूल की समिति और किसी संस्था के कर्मचारी लोग, ये उदाहरण इनके हैं। ठीक? अब हम लोग समझेंगे सामाजिक संरचना। आपके जितने चैप्टर में टॉपिक हैं सब इसमें आए हैं। ठीक है? अब हम लोग समझेंगे क्या? सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। समाज में अलग-अलग व्यक्ति और संस्थाएं अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं। इन सभी के बीच बने व्यवस्थित संबंधों को सामाजिक संरचना कहा जाता है। आसान उदाहरण में हम इसको समझेंगे तो स्कूल में प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी, ये इनके उदाहरण हो गए। ठीक? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी सभी की अपनी-अपनी स्थिति और जिम्मेदारी है। इन सबके संबंध मिलकर स्कूल की सामाजिक संरचना बनाते हैं। ठीक? इसको हम याद रखेंगे किस तरीके से? समाज किस तरह व्यवस्थित है? बराबर सामाजिक संरचना। ठीक? अब हमारी हेडलाइन आती है कौन-सी? सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है? क्या आती है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। समाज में लोगों को अलग-अलग स्तरों या श्रेणियों में बाँटने की व्यवस्था को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यह अंतर कई आधारों पर दिखाई दे सकता है, जैसे आर्थिक स्थिति में दिखाई दे सकता है, शिक्षा में दिखाई दे सकता है, व्यवसाय में दिखाई दे सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा में दिखाई दे सकता है। ये हम आप लोगों को बहुत ही आसान मतलब डेफिनेशन दे रहे हैं, आसान परिभाषाएँ हैं ये। इनको सभी लोग याद कर लेंगे। इनका उदाहरण समझेंगे हम लोग। उदाहरण क्या है? समाज में कुछ लोग पास अधिक आर्थिक संसाधन होते हैं,
समाज में कुछ लोगों के पास अधिक आर्थिक संसाधन होते हैं और कुछ लोगों के पास कम। इस तरह शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी अंतर हो सकता है। समझ गए? ठीक। अब इसके लिए महत्वपूर्ण हम लोग क्या है, महत्वपूर्ण सामाजिक स्त्रीकरण केवल व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि समाज के संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण से जुड़ा है। ठीक, इसको हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या, इसको याद रख कर लेंगे। समाज किस तरह व्यवस्थित है, समाज ये तो हो गया था। हाँ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया था, सॉरी थोड़ा। हाँ, इसका उदाहरण भी हो गया, महत्वपूर्ण भी हो गया। अब हम लोग 5वीं हेडलाइन समझेंगे। क्या है वो? हमारी आपकी सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस। समाज में किसी व्यक्ति का जो स्थान या दर्जा होता है उसे सामाजिक स्थिति कहते हैं। समाज में किसी व्यक्ति का जो स्थान या दर्जा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक स्थिति कहेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति की कई सामाजिक स्थितियां हो सकती हैं। समझ गए? इसका उदाहरण क्या होगा? एक इसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे। एक व्यक्ति एक साथ किसी परिवार में पुत्र हो, स्कूल में विद्यार्थी हो सकता है, क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हो सकता है, किसी समूह में मित्र हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इस स्थिति के कितने प्रकार हो सकते होते हैं? इस स्थिति के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहली कौन सी? प्रदत्त स्थिति। दूसरी कौन सी? अर्जित स्थिति। प्रदत्त स्थिति क्या होती है? प्रदत्त स्थिति वह होती है जो हमें जन्म या परिस्थितियों से मिलती है, उसे हम प्रदत्त स्थिति कहते हैं। उदाहरण में इसको परिवार में पुत्र या पुत्री होना, ये हमारी प्रदत्त स्थिति हो गई। ठीक, समझ गए? अब अर्जित स्थिति क्या है? अर्जित स्थिति जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत या योग्यता से प्राप्त करता है उसे हम अर्जित स्थिति कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए या शिक्षक बन गए या खिलाड़ी बन गए, जैसे डीएम बन गए, ये हम लोगों की अर्जित स्थिति है। ठीक, ये हम लोगों ने अर्जित किया है। इसको क्या किया है? अपनी मेहनत से इसको अर्जित किया है। अब छठी आ गई हेडलाइन, इसका क्या है? सामाजिक भूमिका, सोशल रूल। सोशल रोल, सॉरी। किसी सामाजिक स्थिति से जुड़ी अपेक्षित जिम्मेदारियों और व्यवहार को सामाजिक भूमिका कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण क्या है? अगर कोई व्यक्ति शिक्षक है तो उससे विद्यार्थियों को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है, यही उसकी भूमिका है। ठीक, जैसे कोई अगर जो टीचर है तो वो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, इस यही उसकी भूमिका है। ठीक है, स्थिति बराबर आप कौन है, भूमिका आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आती है 7 नंबर हेडलाइन, सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनी स्थायी सामाजिक व्यवस्थाओं को सामाजिक संस्था कहते हैं। मुख्य सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी? परिवार है, विवाह है, शिक्षा है, धर्म है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है। ये सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक, आप लोग समझ गए? इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण में शिक्षा संस्था ज्ञान और कौशल प्रदान करती हैं। परिवार बच्चों के पालन पोषण और समाजीकरण के महत्वपूर्ण में भूमिका निभाता है। ठीक, ये इसका उदाहरण हो गया। अब हम लोग देखेंगे समुदाय। 8 नंबर आ गया समुदाय। समुदाय की परिभाषा क्या है? ऐसे लोगों का समूह जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनमें सामुदायिक भावना तथा आपसी संबंध होते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। ठीक, उदाहरण क्या हुआ? गांव का समुदाय या किसी मोहल्ले का समुदाय। समुदाय में लोगों के बीच अक्सर हम की भावना पाई जाती है, उसमें मैं की भावना नहीं पाई जाती, उसमें हम, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, यही भावना होती है हम लोगों की। अब हम लोग हेडलाइन नंबर आएंगे 9। कौन सी? हेडलाइन नंबर 9, संस्कृति यानी कि कल्चर। किसी समाज के लोगों के विचार, विश्वास, मूल्य, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, कला, ज्ञान और जीवन जीने के तरीकों के समग्र रूप को संस्कृति कहते हैं। समझ गए? इसका उदाहरण, भारत में अलग अलग त्योहार मनाने की परंपरा, विभिन्न भाषाएं, खान पान, पहनावा और रीति रिवाज संस्कृति के उदाहरण हैं।
समझ गए? ये संस्कृति के सभी उदाहरण हैं भैया, सभी लोग समझ लेंगे। और संस्कृति हमें यह सिखाती है कि समाज में किस तरह व्यवहार करना चाहिए। ये हम आपकी संस्कृति सिखाती है कि हम लोग समाज में किस तरह रहें, किस तरह बोलें, किस तरह बात करें। ये हमें क्या सिखाती है? ये हम आपको संस्कृति सिखाती है कि हम लोग कैसे समाज में रहेंगे। ठीक है, अब हेडलाइन नंबर आएगी 10, सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल। समाज में लोगों के व्यवहार को सामाजिक नियमों और मानदंडों के अनुसार बनाए रखने की प्रक्रिया को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ठीक, तो इसका हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण, स्कूल में नियम होता है कि विद्यार्थी समय पर आए। ठीक, नियम तोड़ने पर शिक्षक समझा सकते हैं या विद्यालय द्वारा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? परिवार है, स्कूल है, कानून है, धर्म है, सामाजिक परंपराएं हैं और रीति रिवाज है। अब हमारी हेडलाइन नंबर आएगी 11, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। समय के साथ समाज की संरचना, संस्थाओं, संबंधों, विचारों और व्यवहारों में रहने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि समाज में कुछ बदलते रहना चाहिए। समाज में समय के साथ में समाज थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, आप लोग देखते हैं। उसी को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसको उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है इसमें? पहले पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से किताबें और ब्लैक बोर्ड पर निर्भरता थी। जैसे पहले पढ़ाई हम लोग करते थे तो केवल किताबें होती थी हम लोगों के पास और ब्लैक बोर्ड होता था। अब क्या हो गया? ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, उस पे पढ़ाया जाता है। डिजिटल सामग्री भी शिक्षा का हिस्सा बन गई, यानी कि डिजिटल फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, ये सब हमारी शिक्षा का एक हिस्सा बन गए हैं। इसी तरह परिवार के स्वरूप में बदलाव, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में बदलाव, तकनीक का बढ़ता प्रभाव, गांव और शहर के जीवन में बदलाव सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा आपका हुआ कंप्लीट। आप लोग समझ गए। आगे का चैप्टर हम लोग इसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।